हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे स्पेशल सेशन, यानी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिगार्डेड, सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिगार्डेड स्पेशल सेशन के रिगार्डेड हम सेशन ले रहे थे और स्पेशल सेशन अपन डिस्कस कर रहे थे। तो लास्टली अभी तक हमने 4 सेशन डिस्कस कर लिए, यानी 4 सेशन अभी तक हमने डिस्कस कर लिए। आज आपका 5th सेशन है, यानी 5वां सेशन है, और 5वें सेशन के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डेड डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा अपन टारगेट कर रहे हैं सीएचओ वैकेंसीज को, और स्टेट की जितनी भी वैकेंसी है, आरपीएससी वैकेंसी है, स्टाफ नर्स वैकेंसी है, और स्पेशली सीएचओ के रिगार्डेड अपन डिस्कस कर रहे हैं। सीएचओ हमारा टारगेट है। सभी स्टेट के अंदर सीएचओ वैकेंसी निकली हुई हैं और राजस्थान के अंदर भी निकलने वाली हैं। तो सभी से कहना चाहूंगा, जो भी कैंडिडेट सीएचओ प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवल ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने में बिल्कुल इजीली सब कुछ आप पा सकते हैं, बिल्कुल इजीली सेलेक्ट हो सकते हैं सीएचओ एग्जाम के अंदर। चलिएगा, आज हम डिस्कस करेंगे 5th सेशन। अभी तक हम 4 सेशन डिस्कस कर लिए हैं और आज हमारा 5th सेशन है, और 5th सेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। चलिएगा, मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। जो भी कैंडिडेट नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी तक इसी तरीके से डेली अप टू डेट सेशन मिल सके। और जो भी कैंडिडेट क्लास में जुड़ चुके हैं, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक पहुंच जाए, अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंच जाए जो भी तैयारी में लगे हुए हैं नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डेड। चलेगा, आज का अपना पहला क्वेश्चन है। हर क्वेश्चंस के रिगार्डेड जैसा कि मैंने आपको बताया है और बताता आया हूं, क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आपका आंसर सही हो पाएगा, अदरवाइज आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को आप समझिएगा, फिर ऑप्शन को समझिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। और मोस्ट ऑफ दी आप सबसे कहना चाहूंगा, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाइएगा, आंसर आपको इजीली निकल जाएगा। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिगार्डेड क्वेश्चन है। देखिएगा, इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ द टिश्यू के अंदर जो सेल और टिश्यू होती हैं, सेल्स और टिश्यू होती है, सब जानते हैं, उनकी साइज का बढ़ना, उनके मास का बढ़ना क्या कहलाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यानी इंक्रीज नंबर ऑफ या इंक्रीज साइज और मास ऑफ द टिश्यू ऑल्सो नोन एज, क्या उसको कहेंगे? साइज बढ़ना और मास बढ़ना क्या कहलाता है? आंसर आपको देना। पहला ऑप्शन यहां पर ए ऑप्शन है, मैच्योरेशन अपन कहेंगे। बी ऑप्शन है, प्रोग्रेस हम कहेंगे। सी ऑप्शन है, डेवलपमेंट हम कहेंगे, और डी ऑप्शन है, ग्रोथ हम कहेंगे। चलेगा, आंसर आपको देना है। सभी क्वेश्चंस के रिगार्डेड थोड़ा सा टाइमिंग मैं आपको दूंगा, कुछ सेकंड्स का टाइमिंग दूंगा, उसके बाद आंसर मैं बता दूंगा, और उसके रिगार्डेड जो भी की पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और ब्रीफली सभी क्वेश्चंस को जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो भी प्रीवियसली पूछे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे इन्हीं डेली टू अप टू डेट सेशन के अंदर। चलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर अपन देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यहां पर जो सेल और टिश्यू है, उनकी क्या हो रही है, साइज में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, साइज बढ़ रही है, साइज में इंक्रीजमेंट आ रहा है, यानी साइज का बढ़ना और मास का बढ़ना क्या होता है सर? ग्रोथ होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीडियाट्रिक नर्सिंग होती है, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होती है उसके अंदर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर नर्सिंग हिस्ट्री का हर एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिगार्डेड क्वेश्चंस आता है। तो सिंपल सा यहां पर आपसे डेफिनेशन पूछा था और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यानी केवल साइज और मास के अंदर अगर इंक्रीज हो रहा है तो अपन डायरेक्टली कहेंगे क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है सर? ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है सर? ग्रोथ हो रहा है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2nd नंबर क्वेश्चन है। 2nd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा, मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन और स्किल इन अ चाइल्ड इज नोन एज। देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, किसी चाइल्ड के अंदर, कोई एक चाइल्ड है, उसकी स्किल के अंदर अगर मैच्योरेशन आ रहा है, उसके फंक्शन के अंदर अगर मैच्योरेशन आ रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर ए ऑप्शन है, प्रोग्रेस कहेंगे। बी ऑप्शन है, इंक्रीमेंट कहेंगे। सी ऑप्शन है, डेवलपमेंट कहेंगे, और डी ऑप्शन है, ग्रोथ हम कहेंगे। चलेगा, आंसर आपको देना है। क्या इसका करेक्ट आंसर है? मैच्योरेशन ऑफ
फंक्शन और स्किल इन अ चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर अगर फंक्शन और स्किल के अंदर मैच्योरेशन आ रहा है तो उसको अपन जनरली क्या कहेंगे, जल्दी से अपना आंसर पुट कीजिएगा, क्योंकि जो आंसर देंगे उनके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। कॉन्फिडेंस आप सबको पता है की ऑफ सक्सेस माना जाता है। अगर कोई पर्सन कॉन्फिडेंस से अपना आंसर करता है, कॉन्फिडेंस जनरेट कर लेता है खुद के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो 100% वो सक्सेस होगा आने वाले एग्जाम के अंदर। कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट होगा सर, आप आंसर तो दीजिएगा। सर हमने क्वेश्चंस आपके सामने रख दिया है, सर आपको आंसर देना है, उसके बाद आगे पता चलेगा सही है कि गलत है, वो तो बाद की बात है, लेकिन आंसर आपको देना है। आंसर कॉन्फिडेंस से आंसर दीजिएगा, समझ की आंसर दीजिएगा, 100% आने वाले एग्जाम आपके हाथ में होंगे। और बिल्कुल जीवन एजुकेशन के साथ जुड़े हैं तो आने वाला हर एग्जाम आपके हाथ में होगा। चलेगा, यहां पर बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो सिंपल सी बात है, यहां पर फंक्शन और स्किल के अंदर अगर क्या हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, तो स्किल अगर बढ़ रही है, स्किल अगर बढ़ रही है तो डायरेक्टली आपका आंसर जाएगा सर ग्रोथ तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रोथ मतलब की होता है सेल और टिश्यू के अंदर क्या होना, सेल और टिश्यू के साइज के अंदर अगर वृद्धि होना, साइज बढ़ना और उसका मास बढ़ना, इसको अपन क्या कहते हैं, यानी हाइट और लेंथ, हाइट और वेट या लेंथ को अपन कहे तो ये बढ़ना क्या होता है, आपका ग्रोथ होता है जी। क्या होता है, ग्रोथ होता है। लेकिन यहां पर क्या बढ़ रहा है, फंक्शन बढ़ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है सर, स्किल हो रही, यानी दोनों के अंदर अगर मैच्योरेशन आता है, फंक्शन के अंदर स्किल के अंदर मैच्योरेशन आता है, तो हम कहते हैं सर उसको डेवलपमेंट, सर हम कहते हैं उसको डेवलपमेंट। इसीलिए आपको याद रखना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे किसी भी तरीके से आ जाएगा। सभी क्वेश्चन को अपन कवर करेंगे डेली अप टू डेट सेशंस के अंदर। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर, डेवलपमेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। फंक्शन और स्किल के अंदर अगर मैच्योरेशन हो रहा है तो उसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अपना ग्रोथ है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रोथ की, उसके बाद अपन बात करेंगे डेवलपमेंट की। किसकी, डेवलपमेंट की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, अगर ग्रोथ है तो साइज के अंदर क्या होगा, साइज के अंदर क्या होगा, वृद्धि होगी। मास के अंदर क्या होगा, वृद्धि होगी। किसके अंदर सर, सेल की साइज और मास के अंदर अगर क्या हो रही है, इंक्रीजमेंट आ रहा है, सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, सेल का साइज बढ़ रहा है, तो अपन जनरली उसको कहते हैं सर ग्रोथ। जनरली उसको क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। अगर यही बात अपन डेवलपमेंट के अंदर कहे, यही बात अपन डेवलपमेंट के अंदर कहे तो क्या कहेंगे सर, इंप्रूवमेंट होगा। सर इंप्रूवमेंट होगा या मैच्योरेशन होगा, किसके अंदर होगा सर, किसके अंदर होगा सर, स्किल के अंदर होगा सर। स्किल्स जो होती हैं उसके अंदर मैच्योरेशन आएगा, उनके अंदर इंप्रूवमेंट्स होगा। अब स्किल्स बोले तो सर इंटेलेक्चुअलिटी आ सकती है, क्या आ सकती है सर, इंटेलेक्चुअलिटी आ सकती है सर, एप्टीट्यूड आ सकता है, जो एप्टीट्यूड वाली स्किल्स होती है, या अडेप्टिव स्किल्स अपन कह सकते हैं। क्या सर, अडेप्टिव स्किल्स अपन कह सकते हैं। अगर इनके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है तो हम कहेंगे सर डेवलपमेंट हुआ है। क्या हुआ है सर, डेवलपमेंट हुआ है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहीं पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ग्रोथ को अपन क्या कर सकते हैं, इजीली मीजर कर सकते हैं। तो कह सकते हैं सर मीजरेबल होता है। ग्रोथ क्या होता है सर, मीजरेबल होती है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो नॉन मीजरेबल इसको माना जाता है। क्या सर, नॉन मीजरेबल, आसानी से मीजर नहीं किया जा सकता है डेवलपमेंट को, आसानी से मीजर नहीं किया जा सकता है डेवलपमेंट को। तो कह सकते हैं ग्रोथ एक मीजरेबल प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक नॉन मीजरेबल प्रोसेस है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिएगा, अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, यहीं पर थर्ड पॉइंट की बात अपन करें तो देखिएगा, ग्रोथ के अंदर फिजिकल मैच्योरेशन होता है। ग्रोथ के अंदर कौन सा मैच्योरेशन होता है सर, फिजिकल मैच्योरेशन देखने को मिलता है। कौन सा, फिजिकल, क्योंकि सेल का नंबर, साइज और मास बढ़ रहा है तो उसके अंदर फिजिकली क्या होगा सर, फिजिकली मैच्योरेशन उसके अंदर होगा, फिजियोलॉजिकली मैच्योरेशन उसके अंदर होगा। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो साइकोलॉजिकली मैच्योरेशन यहां पर देखने को मिलता है। कौन सा सर, साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन यहां पर देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एक चाइल्ड है,
अगर एक चाइल्ड है और उसके अंदर साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन हो रहा है या साइकोलॉजिकली वो मैच्योर हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? आपका आंसर जाएगा सर डेवलपमेंट। अगर फिजिकली मैच्योर हो रहा है तो फिर क्या होगा? ग्रोथ होगा। लेकिन साइकोलॉजिकली अगर मैच्योर होगा तो फिर वो डेवलपमेंट होगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फाइनल पॉइंट की अगर बात करें, लास्ट पॉइंट की अपन बात करें तो देखिएगा, ग्रोथ को अपन जनरली क्वांटिटेटिव फॉर्म में मानते हैं। क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव ये होती है। क्वांटिटेटिव क्यों? क्योंकि सर इसको आसानी से अपन मेजर कर पा रहे हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्वालिटेटिव होती है। याद रखिएगा, क्वालिटेटिव होती है। इतना डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। तो चार जो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताए वो आपको याद होना चाहिए। पहला डिफरेंस आपको क्या याद रखना है? सर ग्रोथ के अंदर सेल का साइज, सेल का मास, सेल का नंबर बढ़ता है तो उसको अपन ग्रोथ कहते हैं। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर अगर बात करें तो जो स्किल्स होती हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स हो सकती है, चाहे वो अडेप्टिव स्किल्स होती है, उनके अंदर अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है तो वो डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा बात करें तो ग्रोथ एक मीजरेबल प्रोसेस होती है जिसको इजीली अपन मीजर कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट को नॉन मीजरेबल प्रोसेस कहा जाता है, इसको आसानी से मीजर नहीं किया जाता है। उसके अलावा ग्रोथ के अंदर अगर बात अपन करें तो फिजिकल मैच्योरेशन देखने को मिलता है, फिजिकली मैच्योरेशन यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो साइकोलॉजिकली मैच्योरेशन यहां पर होता है। उसके अलावा ग्रोथ को क्वांटिटेटिव फॉर्म माना जाता है, यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस यहां पर देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर। कैसे क्वांटिटेटिव चेंजेस यहां पर देखने को मिलते हैं? क्योंकि मीजरेबल है, क्वांटिटेटिव अपन चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव चेंजेस देखने को मिलता है आपकी बॉडी के अंदर जब डेवलपमेंट होता है। उम्मीद करता हूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिगार्डेड डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, और अगर यहां से कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया तो इजीली आप सोल्व कर पाएंगे। चलेगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो सेशन में जो भी जुड़े हुए सेशन को ज्यादा ज्यादा लाइक करना है ताकि सभी तक पहुंचे और सभी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी सा क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है देखिएगा, समझिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और रिपीटेडली पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर। नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का नेचुरल मेथड कौन सा है? आंसर दीजिएगा। समझ गए क्या क्वेश्चन कह रहा है? फैमिली प्लानिंग का कौन सा मेथड यहां पर नेचुरल मेथड होता है? पहला ऑप्शन देखेगा यहां पर ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सेकेंड ऑप्शन देखेगा नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सी ऑप्शन देखेगा यहां पर ब्रेस्ट फीडिंग, और डी ऑप्शन यहां पर देखेगा कन्वेंशनल वेसेक्टोमी। चलेगा, आंसर आपको देना है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? आंसर आपको देना है। पूछा क्या है सर? फैमिली प्लानिंग का नेचुरल मेथड पूछा है और ऑलमोस्ट सभी पहचान गए होंगे, तो फटाफट से आंसर दे दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, जल्दी से कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिपीटेडली ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलेगा, यहां पर बात करें, यहां पर बात अपन करें तो देखिएगा नेचुरल मेथड पूछा गया है तो देखेगा ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नेचुरल मेथड्स के अंदर नहीं आती हैं, ये भी नहीं आती हैं, और वैसेक्टोमी आपकी परमानेंट होती है। लेकिन बात अपन करें तो ब्रेस्ट फीडिंग ये आपकी नेचुरल मेथड्स होता है, आपका नेचुरल मेथड्स होता है। आप सबको पता है आफ्टर डिलीवरी बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड की जाती है। कहां तक सर? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कितने टाइम तक प्रोवाइड की जाती है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको याद होना चाहिए। सर बेबी को आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ तक क्या करनी है सर? ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी होती है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी होती है। यही क्या होती है? आपकी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है। और ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक जो जनरली ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उस दौरान यहां पर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। इसीलिए इसको फैमिली प्लानिंग का नेचुरल मेथड्स माना जाता है। याद रखिएगा,
याद रखिएगा, याद होना चाहिए। यहीं पर लैक्टेशनल एमनोरियल मेथड्स भी इसको जानते हैं, लैक्टेशनल एमनोरियल मेथड्स भी इस नाम से इसको जानते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भूलना नहीं है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर आपको देना है। देखिएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जो नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उनका एग्जाम्पल आपको यहां पर बताना है, आंसर आपको बताना है। फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन है यहां पर ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सेकेंड ऑप्शन है यहां पर छाया और सहेली। थर्ड ऑप्शन है यहां पर माला डी और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर माला एन। चलेगा आंसर आपको देना है ए बी सी या डी। आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, फटाफट कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना है, आपको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। चलेगा यहां पर करेक्ट आंसर की आप बात करते हैं, करेक्ट आंसर की आप बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ओसीपी भी हार्मोनल है, माला डी माला एन भी हार्मोनल के अंदर आते हैं। लेकिन नॉन हार्मोनल की बात अपन करें तो आपका छाया और सहेली जो कि एक प्रचलित कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में है, प्रचलित है, काफी फेमस है, आप सबने नाम सुना होगा, आप सबने इसके बारे में पढ़ा होगा, जनरली आप सबको पता होगा। इसको कैट क्रोमोनन अपन कहते हैं, कैट क्रोमन अपन इसको कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर यहां पर ऑप्शन में ये नहीं मिले तो ये भी मिल सकता है, कैट क्रोमन इसको भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो छाया और सहेली क्या है सर, नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि कैट क्रोमन के नाम से भी जानी जाती हैं, याद रखिएगा। चलेगा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा आपसे पूछा गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि अभी जो रिसेंटली सीएचओ के रिगार्डेड एग्जाम हुए हैं उनके अंदर एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंडिया लॉन्च इट्स फैमिली प्लानिंग, फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देखिएगा क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है कि इंडिया के अंदर फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है कब लॉन्च किया गया था। अभी रिसेंटली जो सीएचओ के एग्जाम हुए हैं, ट्रेनिंग के एग्जाम हुए हैं, उनके अंदर एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलेगा पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, ए ऑप्शन यहां पर है 1952, सेकंड ऑप्शन है 1953, सी ऑप्शन है यहां पर 1954 और डी ऑप्शन यहां पर 1955। चलिएगा आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होता है फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को आंसर पता होगा, सभी को आंसर पता होगा, जिसको पता नहीं है वो याद रखेगा, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। चलेगा यहां पर ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1952 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की बात करें इंडिया के अंदर तो 1952 1952 के अंदर 1952 के अंदर लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्या पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है और मैं बता दूं आपको आने वाला हर एग्जाम, नर्सिंग हिस्ट्री का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर फैमिली प्लानिंग से रिगार्डेड क्वेश्चन नहीं आया है। और स्पेशली सीएचओ की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते, 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते। तो सभी क्वेश्चन को अपन कवर करें, सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6 नंबर क्वेश्चन, 2 एग्जाम्पल ऑफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन। चलेगा आंसर दीजिएगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन यहां पर है जहां पर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं किसके, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, 2 एग्जाम्पल यहां पर आपको बताने कौन सा करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना। पहला ऑप्शन है DMPA प्लस NETEN, सेकेंड ऑप्शन है सहेली एंड कैटोक्रोमन, थर्ड ऑप्शन है माला डी और माला एन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। चलेगा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर है, आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर है, फटाफट से दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा।
इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात आपसे की गई है, आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, यहां पर अगर करेक्ट आंसर की अपन बात करें, करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर यहां पर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहां पर सहेली कैटक्रोमन नहीं होगा, माला डी माला एन नहीं होगा, नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। DMPA जिसको डंपा अपन नाम से जानते हैं, डंपा के नाम से जानते हैं, और NET नेट EN के नाम से इसको जानते हैं, नेट EN के नाम से इसको जानते हैं। अगर इन दोनों की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है तो वो भी याद रखना है, क्योंकि प्रीवियसली एग्जामों के अंदर इनकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो आपको याद रखना है। देखिएगा डंपा की अगर अपन बात करें, डंपा यानी जो कि क्या है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर माने जाते हैं। तो याद रखेगा डंपा की अगर फुल फॉर्म अपन देखें, डंपा की फुल फॉर्म देखें तो डिपोट मैड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, याद रखेगा काफी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट डंपा का फुल फॉर्म होता है। अगर अपन बात करें नेट EN की बात करें, NET की बात अपन करें तो नेट EN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉर इथेस्टेरोन इनेंथेट, याद रखेगा नॉर इथेस्टेरोन इनेंथेट इसका बिल्कुल फुल फॉर्म होता है। तो याद रखेगा दोनों फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो भूलना नहीं है। चलेगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंपल सा पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, और 7 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा आपसे पूछा गया है, प्रोजेस्ट्रोन ओनली पिल्स ऑल्सो नोन एज, प्रोजेस्ट्रोन ओनली पिल्स को किस अदर नेम के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, प्रोजेस्ट्रोन ओनली पिल्स को किस नाम से जाना जाता है, आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर मिनी पिल्स के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन यहां पर है डंपा के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन यहां पर है माला एन के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन है यहां पर माला डी के नाम से जाना जाता है। चलेगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो होती हैं उसको किस नाम से जानते हैं, किस नाम से वो फेमस हैं, आंसर आपको देना है। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स की बात की जा रही है और आप सबको याद होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के अंदर एज इट इज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। चलेगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर है। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स को अपन मिनी पिल्स के नाम से जानते हैं, याद रखेगा प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स को हम मिनी पिल्स के नाम से जानते हैं, याद होना चाहिए आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछा हुआ क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आगे आपके एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो याद रखेगा 8 नंबर क्वेश्चन है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, जिसको डंपा अपन ने कहा भी थोड़ी देर पहले, डंपा का फुल फॉर्म यहां पर दिया हुआ है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मस्ट बी इंजेक्टेड एट लीस्ट एवरी। देखिए क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि जो डंपा होता है, जो डंपा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है उसको अपन इंजेक्ट करते हैं एटलीस्ट कितने टाइम पीरियड के बाद, यानी कितने टाइम पीरियड के बाद इसको रिपीट किया जाता है, यानी एवरी कितने मंथ में इसको रिपीट किया जाता है, आंसर आपको देना है। डंपा को कितने टाइम पीरियड में दिया जाता है, आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन यहां पर है 2 मंथ, बी ऑप्शन यहां पर है 4 मंथ, सी ऑप्शन यहां पर है 5 मंथ और डी ऑप्शन यहां पर है 3 मंथ। चलेगा, आंसर आपको देना है। काफी सिंपल सा, काफी इजी सा क्वेश्चन है और प्रीवियसली एग्जाम के अंदर एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए और आपका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, यहां पर अपन बात करें 8 नंबर क्वेश्चन के बिल्कुल करेक्ट आंसर की, 8 नंबर क्वेश्चन के बिल्कुल करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो डंपा है उसको एवरी 3 मंथ दिया जाता है, डंपा को एवरी 3 मंथ दिया जाता है। याद रखेगा, डंपा को एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने में डंपा का इंजेक्शन दिया जाता है। याद रखेगा, हर 3 महीने में इसमें इसको क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। चलेगा, उम्मीद है समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं बढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। फुल फॉर्म ऑफ एमएमए, एमएमए का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी को याद होगा, क्योंकि काफी बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और मैंने कहा भी है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन, सेकंड ऑप्शन है मेडिकेशन मेथड ऑफ अबॉर्शन, थर्ड ऑप्शन है मेडिकल मेडिकेशन ऑफ अबॉर्शन, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। अब देखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है आपके माइंड में, क्योंकि सारे ऑप्शन, तीनों ऑप्शन एक जैसे। नन ऑफ दी अबव को मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। अब 3 ऑप्शन आपके सामने है, 3 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? एमएमए का फुल फॉर्म आपको देना है, और एमएमए का फुल फॉर्म आपको बताना है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सोच समझकर आंसर दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, यहां पर बात अपन करें तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है सर? एमएमए। एमएमए बोले तो मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन, मेडिकेशन नहीं है जी, मेडिकेशन नहीं है जी, बिल्कुल क्या है जी, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन है। बिल्कुल सिंपल सा नाम है, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन। आप सबको पता है, काफी अच्छी तरीके से हमने प्रीवियसली सेशंस के अंदर डिस्कस किया है। तो जो भी प्रीवियसली सेशन अवेलेबल करवाए हुए हैं वो सारे सेशन जरूर से देखिएगा। अगर आप सीएचओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जीवन एजुकेशन का हर सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हर सेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए सभी सेशन को विजिट करते रहिए जैसे टाइम मिलता रहे। और मैं कह दूं अगर आपने 3 महीने तरीके से तैयारी कर लिए, जीवन एजुकेशन के साथ मिलकर तैयारी कर लिए, तो 100% गारंटी के साथ मैं बता दूं आपका सिलेक्शन श्योर है। आने वाली एग्जाम आपके लिए बिल्कुल सेफ है और आपके हाथ में, लेकिन ईमानदारी से और तैयारी करनी पड़ेगी आपको। केवल 3 महीने की बात है, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, केवल 3 महीने आपको पढ़ना है। आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, केवल 3 महीने पढ़ना है। प्रीवियसली जितने भी सेशन है सबको देखना है, और डेली अप टू डेट सेशन आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, वो देखना है। सभी मीडियाज पर, सभी लाइक आपने अपने इसी जीवन एजुकेशन के कम्युनिटी सेक्शन में मैं डेली अप टू डेट 5 क्वेश्चन तो अप टू डेट आपको अपडेट करता हूं। 5 क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके अलावा सेशन आपका चलता है, उसके अलावा आपको टेलीग्राम पर मैं डेली अप टू डेट क्वेश्चंस अवेलेबल करवाता हूं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर अवेलेबल करवाता हूं। उसके अलावा फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल करवाता हूं। हर जगह में आपके लिए क्वेश्चंस अवेलेबल करवा रहा हूं। तो जीवन एजुकेशन के साथ बने रहेगा और कंटिन्यूअसली 3 महीने तक जुड़े रहेगा। 100% आने वाला एग्जाम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपके लिए बिल्कुल टारगेट ले लीजिएगा कि अगला सीएचओ वैकेंसी या आने वाली हर वैकेंसी हमारे हाथ में रहेगी, लेकिन तैयारी आपको करनी पड़ेगी ईमानदारी के साथ। चलेगा, आगे बढ़ते। जो भी क्लास में जुड़े हुए क्लास को लाइक शेयर करते रहेगा, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है ताकि सभी तक पहुंचे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो, खाली जगह छोड़ा हुआ है, यहां पर लिखना है आपको, यहां पर फिल करना है। ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड शुड बी गिवन टू द वुमेन अंडरगोइंग द एमएमए प्रोसेस। देखिएगा, एक लेडी है जो कि एमएमए प्रोसेस से निकली हुई है, यानी एक लेडी जिसके अंदर एमएमए प्रोसीजर किया हुआ है। एमएमए बोले तो सर मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन किया हुआ है। अब मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन किया हुआ है तो उस लेडी को आप कितनी आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट देंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक लेडी है जिसको मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन प्रोसीजर किया हुआ है, जिसके अंदर मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन किया हुआ है, तो उसके अंदर आयरन और फोलिक एसिड की कितनी टैबलेट्स आप उस लेडी को दोगे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन यहां पर है 30 टैबलेट्स, बी ऑप्शन यहां पर है 60 टैबलेट, सी ऑप्शन यहां पर है 180 टैबलेट्स, और डी ऑप्शन यहां पर है
200 टैबलेट्स। चलिएगा आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। कितनी टैबलेट आप उस लेडी को दोगे जिस लेडी के अंदर MMA मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन प्रोसीजर किया हुआ है। तो आप सबको याद रखना है, इस लेडी को हम 6 मंथ तक, कब तक सर, 6 मंथ तक क्या करते हैं सर, आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट देते हैं, और 6 मंथ बोले तो 180 टैबलेट उसको देंगे, डेली टैबलेट देंगे, और 180 दिन तक अपन टैबलेट दे देंगे, यानी 6 महीने तक उसको टैबलेट देते हैं, सिंगल टैबलेट देते हैं 6 महीने तक, यानी पूरे 180 टैबलेट उसको दी जाती है। कितनी, 180, 180 टैबलेट उसको दी जाती है। उम्मीद है यहां तक सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा समझिएगा। द बर्थ वेट ऑफ अ बेबी 888। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि एक बेबी है जिसका एट बर्थ जो भी वेट था वो अब 3 गुना हो गया है। अब वो 3 गुना हो गया है, तो बताओ कि उस बेबी की एज क्या होगी। सिंपल सा पूछा गया है कि बेबी का जो बर्थ वेट है 3 गुना किस एज में हो जाता है। और आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, और मैं बता दूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से कहीं से भी आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस आपको कवर करके दे दिए जाएंगे, सारे क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, डेली अप टू डेट जुड़े रहिएगा। चलेगा, यहां पर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बेबी है जिसका बर्थ वेट कितना था। जनरली बर्थ वेट कितना मानते हैं, पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए, जनरली बर्थ वेट आपको 2.5 kg से लेकर कितना 3.9 kg या 3.0 kg तक अपन जनरली मानते हैं। आप सबको याद होगा, जिसको याद नहीं है वो याद रखिएगा। एवरेज जो बर्थ वेट अपन मानते हैं एक बेबी का, एवरेज बर्थ वेट की बात करें तो 2.5 से लेकर 3.9 kg तक अपन नॉर्मली क्या करते हैं, एक बच्चे के अंदर बर्थ वेट मानते हैं। और अगर एवरेजन की बात अपन करें तो 3 kg अपन जनरली मान लेते हैं। कितना सर, 3 किलो का मान लेते हैं। अगर 2.5 से कम हो जाता है तो उसको LBW अपन कहते हैं। क्या कहते हैं, LBW अपन कहते हैं। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे इससे रिगार्डेड। चलेगा, द बर्थ वेट ट्रिपल कब हो जाता है, ट्रिपल कब हो जाता है, तो आंसर दीजिएगा। एवरेज बर्थ वेट मैंने बता दिया कि 3 kg अपन उसका मान लेते हैं। अब ट्रिपल मतलब कि 3 गुणा, यानी 3 × 3 यानी कि 9 किलो, 9 kg का वो हो चुका है। तो किस एज के अंदर बेबी 9 kg का हो जाएगा, किस एज के अंदर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर 9 मंथ में, सेकंड ऑप्शन यहां पर 18 मंथ में, थर्ड ऑप्शन यहां पर 15 मंथ में, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर 12 मंथ में। चलेगा, आंसर दीजिएगा। ट्रिपल की बात की गई है आपसे, किसकी, ट्रिपल वेट कब हो जाता है बेबी का। चलेगा, अगर यहां पर अपन बात करें करेक्ट आंसर की, तो आप सबको पता है एक बेबी का जो बर्थ वेट है वो 3 गुना यानी ट्रिपल हो जाता है 1 ईयर ऑफ एज के अंदर, यानी 12 मंथ के अंदर। 1 ईयर ऑफ एज के अंदर बेबी का जो वेट है 3 टाइम हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई करें अपन 3 बार, यानी ट्रिपल हो जाता है। तो याद रखेगा 3 गुना कब हो जाता है सर, 1 साल के अंदर, यानी 1 ईयर के अंदर हो जाता है, यानी कि 12 मंथ के अंदर हो जाता है। तो याद रखेगा, मैं यहीं पर आपको डाटा बता देता हूं। याद रखेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी होगा, 12 मंथ। कितना होगा सर, 12 मंथ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलेगा, अब यहीं पर मैं कुछ डाटा बता देता हूं। चलेगा, नॉर्मल अपन मानते हैं एक बेबी का एवरेज बर्थ वेट जनरली 3 kg, कितना मानते हैं सर, 3 kg अपन मान लेते हैं। बाकी नॉर्मली अपन बात करें तो 2.5 से लेकर 3.9 kg तक अपन नॉर्मल मानते हैं, और एवरेज माने तो कितना सर, 3 kg अपन मान लेते हैं। 3 kg 3 किलो का अपन मान लेते हैं एक नॉर्मल बेबी को, ठीक है, एट बर्थ वेट की बात करें। अब अपन बात करें कि बर्थ वेट कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे कैसे बढ़ता है, तो आप देखिएगा बर्थ वेट की बात अपन करें, बर्थ वेट की बात अपन करें तो बेबी का मान के चलेगा 3 किलो का बेबी था। तो 5 से लेकर 6 मंथ में जो बेबी है, कितना सर, 5 महीने से लेकर 6 महीने तक जो बेबी है उसका वेट कितना हो जाता है सर, डबल हो जाता है। आपको याद रखना है सर, डबल बोले तो सर 3 kg तो सर उसका बर्थ वेट था, डबल बोले तो सर 6 kg हो जाता है। कितना सर, 6 kg उसका बर्थ वेट हो जाता है।
याद रखेगा डबल कब हो जाता है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, आपको याद रखना है। बर्थ वेट डबल कब हो जाता है सर 5 to 6 मंथ के अंदर। अब ऑप्शन में 5 मिले या 6 मिले, दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा और दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन आपको चूज करना है, ना 7 करना है ना 4 करना है, 5 और 6 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ये आपको वहां पर कर देना है। तो डबल किस एज में होता है सर 5 से लेकर 6 महीने के अंदर बेबी का वेट क्या हो जाता है सर डबल हो जाता है। सर आगे बात करें तो 1 ईयर की बात अपन करें, 1 ईयर में बेबी का वेट ट्रिपल हो जाता है। सर बेबी का वेट कितना हो जाता है सर ट्रिपल हो जाता है, यानी कि 3 गुना बोले तो 3 × 3 = 9 kg बेबी का वेट हो जाता है। कितना सर 9 kg हो जाता है। सर आगे बात करें 2 ईयर के अंदर बेबी का वेट कितना हो जाता है सर 4 टाइम हो जाता है। 2 ईयर के अंदर बेबी का वेट सर 4 टाइम, सर 3 तो उसका बर्थ वेट है, सर 4 टाइम उसका हो गया, यानी कि 12 kg बेबी का वेट हो जाता है। उसके बाद आगे बात करें अपन 3 ईयर की, तो बेबी का वेट 3 ईयर में हो जाता है आपका 5 टाइम। कितना सर 3 ईयर में हो जाता है आपका 5 टाइम, यानी 3 तो उसका बर्थ वेट है और 5 टाइम हो जाता है, यानी कि 15 kg हो जाता है सर। कितना सर 15 kg हो जाता है सर, आपको याद रखना है। उसके बाद अपन करें सर 5 ईयर के अंदर बेबी का जो वेट है वो 6 टाइम हो जाता है सर। कितना सर 6 टाइम हो जाता है, और 6 टाइम बोले तो अपन कहेंगे 3 kg तो उसका बर्थ वेट है और 6 टाइम हो जाता है, मतलब कि 18 kg उसका बर्थ वेट हो जाता है सर। उसके बाद बात करें 7 ईयर के अंदर, तो 7 ईयर के अंदर बेबी का वेट 7 टाइम हो जाता है सर। कितना सर 7 टाइम हो जाता है, और 7 टाइम बोले तो 3 kg उसका बर्थ वेट, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 kg का वेट उसका हो जाता है। और अगर 10 ईयर की बात अपन करें तो 10 ईयर में बेबी का वेट 10 टाइम हो जाता है। कितना सर 10 टाइम हो जाता है, 3 kg तो उसका बर्थ वेट, और 10 टाइम अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो सर 30 kg उसका बर्थ वेट हो जाता है। तो यहां पर हर लाइन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। और अभी तक जो एग्जाम में पूछी जाती है बार बार, वो या तो डबल पूछी जाती है या ट्रिपल पूछी जाती है, तो हर चीज आपको याद होनी चाहिए। चलेगा, एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। चलेगा, जनरली बेबी का बर्थ वेट अपन मानते हैं सर 2.5 से लेकर 3.9 kg तक। अगर एवरेज माने तो 3 kg अपन जनरली मानते हैं, लेकिन अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो इसी रेंज में मानना है। और इसमें से भी ज्यादातर आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं सर 2.5 kg, ज्यादातर ऑप्शन में आपको दिया जाता है, यही आपको आंसर लगाना होता है। अब बात करें कि बेबी का वेट कैसे कैसे बढ़ता है, तो जब बेबी 5 से 6 महीने का होता है, 5 to 6 मंथ का होता है, तो बेबी का वेट क्या हो जाता है सर डबल हो जाता है। डबल बोले तो अपन नॉर्मल एवरेज मान लिए 3 kg, तो यहां पर 6 kg का बेबी हो जाता है। 1 ईयर की बात करें तो सर यहां ट्रिपल हो जाता है, बर्थ वेट का ट्रिपल वेट यहां पर हो जाता है, यानी 9 kg यहां पर हो जाता है। 2 ईयर की बात करें सर 4 टाइम हो जाता है, सर 4 टाइम बोले तो सर 12 kg यहां पर हो जाता है। सर 3 ईयर की बात करें तो सर 5 टाइम यहां पर हो जाता है, यानी 15 kg हो जाता है। उसके अलावा 5 ईयर की बात करें तो 6 टाइम हो जाता है सर, और 18 kg यहां पर हो जाता है। 7 ईयर की बात करते हो तो 7 टाइम हो जाता है, यानी 21 kg यहां पर हो जाता है। 10 टाइम की बात करें, 10 ईयर की बात करें तो 10 टाइम हो जाता है, यानी 30 kg यहां पर बर्थ वेट हो जाता है। तो यहां से आपको याद रखना है, अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने के साथ ही सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी तक पहुंचे और सभी बेनिफिट ले सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सरकमफ्रेंस इज अबाउट, देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, एक बेबी जस्ट अभी बर्थ हुआ है, एक बेबी की जस्ट अभी डिलीवर्ड हुआ है, अभी बर्थ हुआ है बेबी का, तो आप उसका हेड सरकमफ्रेंस मान रहे हैं।
हेड सरकमफ्रेंस मेजर कर रहे हैं तो बताइएगा कि उसका हेड सरकमफ्रेंस कितना होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देना है, नॉर्मल बताना है। चलेगा, यहां पर कोई कंडीशन नहीं दी है, कोई कंडीशन नहीं दी है तो कंडीशन कैसी माननी है सर आपको? सर नॉर्मल माननी है। तो एट बर्थ में बेबी का हेड सरकमफ्रेंस क्या होता है? पहला ऑप्शन यहां पर ए ऑप्शन है 28 से लेकर 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 30 से 32 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 37 टू 40 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर डी ऑप्शन है 33 टू 35 सेंटीमीटर। चलिएगा आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दीबाजी नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आप जल्दीबाजी करेंगे तो आंसर गलत हो सकता है। यहां पर पूछा क्या है सर? हेड सरकमफ्रेंस पूछा है सर, HC पूछा है सर, हेड सरकमफ्रेंस आपसे पूछा है। और हेड सरकमफ्रेंस की अगर अपन बात करते हैं नॉर्मल की, हेड सरकमफ्रेंस की अगर नॉर्मल अपन बात करते हैं तो एट बर्थ जो हेड सरकमफ्रेंस होता है, एट बर्थ जो हेड सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है सर? ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर है। 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है सर? 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर होता है। ये नॉर्मल रेंज है, आपको याद रखनी है। हेड सरकमफ्रेंस की बात की जाए तो 30 से लेकर 35, 33 से लेकर 35, 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर यहां पर होती है। अब आप कहेंगे कि अगर बेबी का जो हेड सरकमफ्रेंस है अगर कम है तो अपन उसको क्या कहेंगे? सर बेबी का अगर हेड सरकमफ्रेंस अगर 33 सेंटीमीटर से कम है तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं सर माइक्रोसिफेली। क्या कहते हैं सर? माइक्रोसिफेली अपन उसको कहते हैं। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर अगर बेबी का हेड सरकमफ्रेंस 35 से ज्यादा हुआ तो सर 35 से अगर ज्यादा सेंटीमीटर होगा, 35 से ज्यादा होगा तो सर उसको मैक्रोसिफेली अपन कहेंगे। क्या कहेंगे सर? मैक्रोसिफेली अपन उसको कहेंगे। तो याद रखिएगा। और जनरली मैक्रोसिफेली देखने को मिलता है सर हाइड्रोसिफेलस के अंदर, हाइड्रोसिफेलस के अंदर देखने को मिलता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है सर एक बेबी का जो हेड सरकमफ्रेंस है 35 से ज्यादा है तो उसको मैक्रोसिफेली अपन करें। यानी मैक्रोसिफेली कोई बेबी है तो उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? मोस्ट कॉमन कोज क्या माना जाता है? जनरली सर हाइड्रोसिफेलस के अंदर मैक्रोसिफेली देखने को मिलता है। सर माइक्रोसिफेली कहां पर देखने को मिलेगा? सर जो माल न्यूट्रिशन होता है, माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, कुपोषण की बात करते हैं तो सर वहां पर आपका माइक्रोसिफेली देखने को मिलता है। यानी हेड सरकमफ्रेंस 33 सेंटीमीटर से भी कम देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो भूलना नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा, एट द टाइम ऑफ बर्थ चेस्ट सरकमफ्रेंस पूछा है सर, सीसी आपसे पूछा है, बताइएगा कितना हो। नॉर्मल कंडीशन बताना है सर आपको, नॉर्मल कंडीशन का बताना है सर, ज्यादा नहीं बताना है। नॉर्मल कंडीशन में आपको सीसी पूछा है, यानी चेस्ट सरकमफ्रेंस पूछा है। क्या पूछा है सर? पहले वाले क्वेश्चन में हेड सरकमफ्रेंस पूछा था सर, इस क्वेश्चन में आपका चेस्ट सरकमफ्रेंस पूछा है। तो याद रखिएगा, डिफरेंस आपको याद रखना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा 37 से 40 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 31 से 33 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन देखिएगा 28 से 30 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर 33 टू 35 सेंटीमीटर। चलिएगा आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया ना? बिल्कुल, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन सिंपल सा आपसे पूछा गया है, चेस्ट सरकमफ्रेंस एट बर्थ बेबी का चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होता है, आंसर देना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है। चलेगा, देखिएगा यहां पर बात अपन करें तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 31 से लेकर 33 सेंटीमीटर अपन इसको नॉर्मल मानते हैं। और चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होता है सर?
से लेकर 33 तक माना जाता है, 30 से लेकर 33 माना जाता है। या फिर यहां पर प्रायोरिटी की बात करें तो एक ऑप्शन आपके यहां पर दिया हुआ नहीं है, आपका जो हेड सरकमफ्रेंस होता है उससे 3 सेंटीमीटर लेस देन होता है, लेस देन 3 सेंटीमीटर किससे सर, हेड सरकमफ्रेंस से। जो हेड सरकमफ्रेंस होता है उससे 3 सेंटीमीटर कम होता है आपका चेस्ट सरकमफ्रेंस। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी हेड सरकमफ्रेंस सर अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या देखा था सर, हेड सरकमफ्रेंस थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि सर 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर ये देखने को मिलता है, तो इससे लेस देन 3 सेंटीमीटर कम आपको देखने को मिलेगा। हेड सरकमफ्रेंस से चेस्ट सरकमफ्रेंस कम होता है, याद रखिएगा कितना सर, 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, तो यहां पर 3 सेंटीमीटर कम देखने को मिलेगा। और जनरली यहां 30 से लेकर 33 देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है, एट विच एज नॉर्मली इरप्शन ऑफ टीथ स्टार्ट इन द बेबी। बेबी के अंदर जो टीथ हैं जनरली किस एज के अंदर इरप्ट होने लगते हैं। इरप्ट होने लगते हैं मतलब कि निकलने लगते हैं। तो आंसर बताएगा नॉर्मली किस एज के अंदर बेबी के अंदर टीथ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, इरप्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है 12 to 14 मंथ, सेकेंड ऑप्शन है 5 to 6 मंथ, थर्ड ऑप्शन है यहां पर 6 to 8 मंथ, और डी ऑप्शन यहां पर है 8 to 10 मंथ। चलिएगा आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। एक नॉर्मल बेबी के अंदर, नॉर्मली कंडीशन के अंदर जो बेबी है उसके टीथ कब इरप्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी टीथ का इरप्शन यानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। उम्मीद है सभी को याद होगा, तो फटाफट से आंसर दे दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा यहां पर करेक्ट आंसर की अपन बात करते तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 6 to 8 मंथ के अंदर नॉर्मल बेबी के अंदर जो टीथ हैं वो इरप्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो याद रखेगा 6 to 8 यहां पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी सिंपल सा, काफी इजी सा क्वेश्चन है। टीन एज प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन एज। टीनेजर जो प्रेगनेंसी होती है उसका अदर नेम क्या होता है। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा अर्ली प्रेगनेंसी, सेकेंड ऑप्शन देखेगा अडल्ट प्रेगनेंसी, थर्ड ऑप्शन देखेगा अडल्ट प्रेगनेंसी सॉरी एडोलसेंट प्रेगनेंसी, और डी ऑप्शन देखेगा नन ऑफ दी अबव। चलेगा आंसर आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि टीनेजर जो प्रेगनेंसी है उसका अदर नेम क्या है। अर्ली प्रेगनेंसी है या फिर अडल्ट प्रेगनेंसी है या फिर एडोलसेंट प्रेगनेंसी है या फिर इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दी अबव है। चलेगा आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा यहां पर करेक्ट आंसर की अपन बात करें, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी को नहीं कहेंगे, अडल्ट को नहीं कहेंगे, तो डी ऑप्शन यहां पर होगा नहीं। क्या होगा सर, एडोलसेंट प्रेगनेंसी को अपन टीनेजर प्रेगनेंसी कहते हैं। सर एडोलसेंट एज ग्रुप जनरली कहां से कहां तक मानी जाती है सर, 10 to 19 ईयर्स की जो एज है उसको अपन एडोलसेंट एज ग्रुप मानते हैं। और इस एज ग्रुप के अंदर कोई लेडी, इस एज ग्रुप के अंदर अगर कोई गर्ल्स क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसको टीनेजर प्रेगनेंसी अपन कहते हैं। कितना, टीनेजर प्रेगनेंसी उसको कहते हैं। कितना, 10 to 19 ईयर्स, और इसी को अपन एडोलसेंट प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंगारू केयर इज यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। कंगारू जो केयर दी जाती है, कंगारू केयर बोले तो सर, कंगारू केयर बोले तो सर स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो कंगारू केयर जनरली
जनरली किसको दिया जाता है, किस क्या ट्रीटमेंट करने के लिए दिया जाता है? आंसर दीजिएगा, किसके ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल माना जाता है? आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है यहां पर सीजर, सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन है यहां पर हाइपोथर्मिया, सी ऑप्शन है यहां पर एब्डोमिनल पेन, डी ऑप्शन है यहां पर एन्यूरेसिस। चलेगा, आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? ए, बी, सी या डी? चलेगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। सीजर, हाइपोथर्मिया, एब्डोमिनल पेन और एन्यूरेसिस। चलेगा, आंसर दीजिएगा। और उम्मीद है सभी को याद होगा, क्योंकि कंगारू केयर जो दी जाती है, कंगारू मदर केयर, नाम सुना होगा आपने, KMC, कंगारू मदर केयर जो प्रोवाइड की जाती है, जनरली सर स्किन टू स्किन कांटेक्ट यहां पर प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है। सर जनरली बात करें यहां पर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सर हाइपोथर्मिया का ट्रीटमेंट करने के लिए सर कंगारू केयर दी जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा आपसे पूछा गया है, लो बर्थ वेट बेबी कौन सा होगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है। एक बेबी है जिसका वेट कितना कम होगा कि उसको अपन LBW कहेंगे, यानी लो बर्थ वेट बेबी कहेंगे। तो फटाफट से आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, वेट लेस देन 4000 ग्राम। सेकेंड ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन देखिएगा, वेट लेस देन 3500 ग्राम। और सी ऑप्शन देखिएगा, वेट 3000 ग्राम। और डी ऑप्शन देखिएगा, वेट 2500 ग्राम। चलिएगा, आंसर दीजिएगा। सारी वैल्यूज यहां पर क्या है? ग्राम के अंदर है, तो ग्राम में ही आपको आंसर देना है। फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? अगर केजी की बात करें तो सर यहां पर 4 केजी है, यहां पर 3.5 केजी है, यहां पर 3 केजी है और यहां पर 2.5 केजी है। अब लगाइएगा आंसर अपना कि बर्थ वेट कितना कम हो जाएगा कि उसको LBW अपन कहते हैं। और जनरली मैंने सबको अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि सर नॉर्मल जो वेट अपन मानते हैं बेबी का, वो 2.5 से लेकर 3.9 केजी मानते हैं। नॉर्मली यही रेंज मैंने बताया था। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले यह भी कहा था कि सर 2.5 केजी से अगर कम हो जाता है वेट, तो उसको अपन कहते हैं सर LBW। क्या कहते हैं सर? LBW। यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सर क्या आंसर होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर बेबी का वेट, बर्थ वेट अगर 2.5 केजी से या फिर 2500 ग्राम से कम है, तो उसको अपन LBW बेबी कहेंगे, यानी लो बर्थ वेट बेबी कहेंगे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, यहीं पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। चलेगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन नॉर्मल वेट की। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल वेट की, जो कि मैंने बार बार बता दिया। नॉर्मल वेट की अगर बात करते हैं कि बेबी का एट बर्थ की बात अपन कर रहे हैं, किसकी सर? एट बर्थ की बात अपन कर रहे हैं। तो नॉर्मल वेट होता है सर 2.5 केजी से लेकर 3.9 केजी तक। और अगर एवरेज की बात अपन करें तो सर ये होता है 3.0 यानी 3 केजी नॉर्मल एवरेज वेट माना जाता है कि बेबी का एट बर्थ के टाइमिंग में। याद रखिएगा। उसके बाद बर्थ होने के बाद फर्स्ट वीक में, जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ, क्या हुआ सर? बेबी का बर्थ हुआ और बर्थ होने के फर्स्ट वीक के अंदर बेबी के अंदर क्या हो जाता है सर? 10% बेबी का जो बॉडी वेट होता है, 10% बेबी का बॉडी वेट होता है, वो क्या हो जाता है सर? लॉस हो जाता है। क्या सर? लॉस हो जाता है। यानी जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ, उसके फर्स्ट वीक के अंदर बेबी का 10% यानी 10% वेट क्या होता है सर? लॉस होता है। लॉस क्यों होता है सर? लॉस इसलिए होता है सर क्योंकि सर उस कंडीशन में बेबी की किडनी क्या है सर? इमेच्योर होती है। बेबी की कंडीशन, इस कंडीशन में बेबी की जो किडनी होती है सर, इमेच्योर होती है। और इमेच्योर होने के कारण से बेबी का 10% वेट, जितना
बेबी का वेट है उसका 10% वेट, अप्रोक्सीमेटली 10% वेट क्या हो जाता है सर, लॉस हो जाता है। सर लॉस हो जाता है तो क्या वापस से रीगेन नहीं होता है क्या सर, वापस से रीगेन हो जाता है ये 10% वेट। यानी रीगेन कब होता है सर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर जो वेट लॉस हुआ है वो रीगेन कब होता है सर, आपका आंसर जाएगा सर नेक्स्ट 1 to 2 वीक के अंदर, 1 to 2 वीक के अंदर ये वापस से रीगेन हो जाता है। जो वेट लॉस हुआ था वो वापस से नेक्स्ट 1 to 2 वीक के अंदर, अगर प्रायोरिटी की बात करें तो नेक्स्ट वीक के अंदर, नेक्स्ट 1 वीक के अंदर वापस से रीगेन हो जाता है लॉस हुआ वेट। तो जनरली यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि एक बेबी है एट बर्थ, उसका वेट कितना था 3 kg था, अब 10 मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर उसका कितना परसेंट वेट क्या होगा, लॉस होगा। सर आपका आंसर क्या जाएगा सर, 10% वेट जो होता है लॉस हो जाता है। सर वापस रीगेन कब होगा सर, नेक्स्ट वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर 1 to 2 वीक के अंदर उसका जो लॉस हुआ वेट है वापस से रीगेन हो जाता है। तो याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। अब देखिएगा एलबीडब्ल्यू की बात अपन करें, लो बर्थ वेट बेबी की बात अपन करें, अपन ने क्या कहा सर 2.5 से, अगर 2.5 kg से अगर कम वेट हो जाता है तो उसको एलबीडब्ल्यू बेबी अपन कहेंगे। लेकिन अगर बेबी का वेट 1.5 kg से भी कम है, अगर एलबीडब्ल्यू बेबी एट बर्थ की बात चल रही है, किसकी सर, एट बर्थ बेबी की वेट की बात चल रही है, अगर एट बर्थ बेबी का वेट 2.5 kg से कम है तो उसको एलबीडब्ल्यू कहते हैं। लेकिन अगर बेबी का वेट 1.5 से भी कम है तो सर उसको क्या कहेंगे सर, उसको वेरी एलबीडब्ल्यू अपन कहेंगे, वेरी लो बर्थ वेट अपन उसको कहेंगे। सर अगर सर उसका वेट 1 kg से भी कम है तो क्या कहेंगे सर, उसका वेट अगर 1 kg से भी कम है तो उसको एक्सट्रीम एलबीडब्ल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे सर, एक्सट्रीम एलबीडब्ल्यू अपन कहेंगे। तो याद रखिएगा, यहां से भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर, इसलिए आपको याद रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है सर, यहां पर 18 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है समझिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। द स्कोरिंग मेथड which is used for the assessing newborn physiological condition। देखिएगा वो स्कोरिंग मेथड आप बताइए, जो नीचे आपको ऑप्शन में दे रखे उनमें से ढूंढना है कि वो स्कोरिंग मेथड आप बताइए जिसको यूज किया जाता है, किस लिए, असेसिंग द न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जो न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है, बर्थ हुआ है, उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन को आपको असिस करना है, उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन को आपको असिस करना है। तो असिस करने के लिए जनरली कौन सा मेथड, कौन सा स्कोरिंग मेथड्स आप काम में लेते हैं, आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होता है। पहला ऑप्शन देखेगा पार्टोग्राफ, यहां पर लिखेंगे। सेकेंड ऑप्शन है अपगार स्कोरिंग, यहां पर लिखेंगे। थर्ड ऑप्शन है ग्लासगो कोमा स्केल, यहां पर लिखेंगे, ग्लासगो स्केल या ग्लासगो कोमा स्केल यहां पर लिखेंगे। डी ऑप्शन है यहां पर कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन यहां पर करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन सिंपल सा है, उस स्कोरिंग मेथड्स का नाम बताइएगा या वो स्कोरिंग मेथड बताइएगा जिसको यूज किया जाता है एक न्यूबॉर्न के फिजियोलॉजिकल कंडीशन को जानने के लिए या न्यूबॉर्न के फिजियोलॉजिकल कंडीशन को असिस्ट करने के लिए। कौन सा मेथड यहां पर करेक्ट आंसर होगा, आंसर आपको देना है, फटाफट कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इससे रिगार्डेड कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के रिगार्डेड काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलेगा, यहां पर अगर बात अपन करते हैं, यहां पर हम अगर बात करते हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। एक बेबी है जिसका स्कोरिंग मेथड्स आपको बताना है कि उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को, उसके फिजियोलॉजिकल कंडीशन को आप असेस करें। कब, एट बर्थ, न्यूबॉर्न की बात की जा रही है। देखिएगा न्यूबॉर्न की बात की जा रही है तो पार्टोग्राफ तो सर प्रेगनेंसी, डिलीवर, लेबर के टाइमिंग में किया जाता है। ग्लासगो कोमा स्केल आपका कॉन्शियसनेस के लिए, और ब्लड से रिगार्डेड कोई लेना देना यहां पर है नहीं है। करेक्ट आंसर सर क्या जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। इसलिए एलिमिनेशन मेथड को भी दिमाग लगाकर काम में ले, आंसर इजीली निकल जाएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा सर, सर यहां पर अपगार स्कोरिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा स्कोर किया जाएगा सर, अपगार स्कोरिंग, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट
आंसर होगा अपगार स्कोरिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सर? अपगार स्कोरिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब इस अपगार स्कोरिंग से रिगार्डेड थोड़ा सा पॉइंट मैं यहां पर बता देता हूं क्योंकि इसके रिगार्डेड ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो अपगार स्कोरिंग और इमीडिएट केयर के रिगार्डेड प्रीवियसली सेशंस लिए हुए हैं, उनको जरूर पढ़िएगा, जरूर देखिएगा, जरूर विजिट कीजिएगा। मैं लिंक या तो ऊपर आई बटन में दे दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं ब्रीफली। देखिएगा अपगार जो स्कोरिंग होता है, अपगार स्कोरिंग को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था? पहला क्वेश्चन तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो यहां पर आपको याद रखना है एक साइंटिस्ट है, यहां पर नाम याद रखना है विरजेनिया, क्या? विरजेनिया अपगार के नाम से आपको याद रखना है। क्या है सर? वर्जीनिया अपगार ने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी। सर कब की थी? ये आपको याद रखना है 1952 के अंदर की थी, भूलना नहीं है। 1952 के अंदर वर्जीनिया अपगार ने सबसे पहले अपगार स्कोर की डिस्कवरी की थी। सर किस काम आता है अपगार स्कोर? सर ये न्यूबॉर्न की जो कंडीशन होती है, न्यूबॉर्न की जो कंडीशन होती हैं उसको चेकआउट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे अपन बात करें सर अपगार के अंदर क्या क्या, सर जो अपगार स्कोरिंग अपन करते हैं उसके अंदर कौन कौन से बॉडी सिस्टम शामिल किए गए? अपगार स्कोरिंग के अंदर कौन कौन से बॉडी सिस्टम शामिल किए गए? तो इसके अंदर बेसिकली 3 बॉडी सिस्टम शामिल किए गए। पहला बॉडी सिस्टम होता है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सबसे पहले इसके अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद दूसरा सिस्टम आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर असिस्ट किया जाता है। क्या सर? रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर असिस्ट किया जाता है। उसके अलावा थर्ड जो सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम इसके अंदर असिस्ट किया जाता है। तो 3 बॉडी सिस्टम यहां पर असिस्ट किए जाते हैं अपगार स्कोरिंग के अंदर। 3 बॉडी सिस्टम यहां पर असिस्ट किए जाते हैं। कौन कौन से सर? सर पहला कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सेकंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड नर्वस सिस्टम यहां पर या न्यूरोलॉजिकल सिस्टम यहां पर शामिल किया जाता है। और तीनों सिस्टम को यहां पर क्या किया जाता है सर? असिस्ट किया जाता है। ठीक है, और कंप्लीटली मैंने अवेलेबल करवा रखा है इसके लिए सेशन, तो उस सेशन को जरूर से विजिट कीजिएगा ताकि इससे रिगार्डेड कंप्लीट जानकारी आपको वहां से मिल सके। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इसके रिगार्डेड स्कोरिंग की अगर अपन बात करें, चलिए स्कोर भी मैं आपको बता देता हूं। जनरली यहां पर जो स्कोर होता है वो अलग अलग होता है। देखिएगा अलग अलग स्कोर मतलब यहां पर मैक्सिमम स्कोर होता है, यहां पर मैक्सिमम स्कोर होता है सर 10, यानी अगर 8 to 10 तक का रेंज में अगर स्कोर बन रहा है तो वो बेबी कैसा है सर? नॉर्मल बेबी है। नॉर्मल बेबी है, उसकी कंडीशन कैसी है सर? नॉर्मल है और गुड कंडीशन है। कौन सी सर? गुड कंडीशन उसकी है। अगर बेबी का स्कोर आ रहा है 4 से लेकर 7 तक, 4 से लेकर 7 आ रहा है तो फिर कंडीशन कैसी है सर? उसकी माइल्ड कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है सर? माइल्ड कंडीशन है। और ऐसी कंडीशन को अपन कहेंगे सर फेयर कंडीशन है। कौन सी कंडीशन सर? फेयर कंडीशन। और ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं? रूटीन केयर प्रोवाइड की जाती है। रूटीन केयर के साथ साथ अगर जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन थेरेपी भी यहां पर दी जाती है। और अगर स्कोर आ रहा है 0 से लेकर 3 तो ये कंडीशन बहुत खराब इस कंडीशन है और इसको सीवियर कंडीशन अपन कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में बेबी का रिसक्सिटेशन किया जाता है। क्या किया जाता है सर? रिसक्सिटेशन यहां पर किया जाता है। तो याद रखिएगा तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन आपको याद रखना है। बाकी अपगार स्कोरिंग के रिगार्डेड, इमीडिएट केयर के रिगार्डेड एक फुल 1 से 1.5 घंटे तक का एक सेशन है जो कि मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखा है, उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। आपको इससे रिगार्डेड सारे जो भी अपडेट है सब कुछ हो जाएगा। सारी जानकारी मैंने उसके अंदर काफी अच्छी तरीके से ट्रिक वाइज समझा रखी है, इजीली वो आपको समझ में आ जाएगी। तो उसको जरूर से फुलफिल कीजिएगा, जरूर से देखिएगा। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सभी तक पहुंचे। और चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि नर्सिंग हिस्ट्री के हर एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ है। नर्सिंग हिस्ट्री के एम्स तक
आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेंट्रल लेवल की हर वैकेंसी के अंदर ये पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेडली पूछा जाता है और आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100% इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेगा। देखिए राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल यानी राइस सूप जो वाटर होता है उसके जैसा अगर स्टूल आ रहा है तो किसका कैरेक्टर है, किसका फीचर है, आंसर देना है। पहला ऑप्शन है एंटेरिक फीवर का है, सेकंड ऑप्शन है डिप्थीरिया का है, थर्ड ऑप्शन है मीजल्स का है और फोर्थ ऑप्शन है कोलेरा का है। उम्मीद करता हूं सभी को याद है और सभी का सही होगा और उम्मीद करता हूं आगे भी आपको याद रहेगा और आपके एग्जाम में अगर आया तो गलत नहीं करना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, आंसर सही करना है क्योंकि काफी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट आंसर है। कोलेरा का क्लिनिकल फीचर होता है राइस वाटर स्टूल, याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछा है केवल आईसीडीएस का। चलेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीडीएस? आईसीडीएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखिएगा यहां पर इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंटल स्किल, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, सी ऑप्शन देखेगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और डी ऑप्शन देखेगा इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। चलेगा, आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? और आप सबको पता है आईसीडीएस क्या है सर? एक स्कीम है सर, एक स्कीम है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा दोनों इंटरनेशनल लिखा हुआ है, इंटरनेशनल तो ये होता नहीं है। इंडियन की बात करें तो इंडियन से ये होता नहीं है। क्या होता है सर? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम होती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होती है। तो आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है सर? आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होती है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आज के जितने भी क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आज के सेशन को अपन यहीं पर फिनिश करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट आज के काफी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं और उनसे रिगार्डेड की पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए और उम्मीद है क्लास आपको याद रही होगी, क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं पर कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम आईडी मैंने नीचे मेंशन कर रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डायरेक्टली मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा क्लियर करवाया जाएगा। और अगर आप सीएचओ, केवल सीएचओ की तैयारी लगे हुए हैं, सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो केवल 3 महीने आपको देने अपनी तैयारी को और 100% कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन जाएंगे। केवल 3 महीने की तैयारी करनी है, 3 महीने में सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली आपको कम्युनिटी पढ़नी है, उसके बाद ओबीजी पीडिया पढ़नी है, उसके अलावा रिमेनिंग जो सब्जेक्ट बचे हैं उनको पढ़नी है। आपका कमेंट्स रहेगा सर कौन सी बुक्स पढ़े, तो बुक्स कोई सी भी पढ़ लीजिएगा, पीआर बुक पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा एक मिशन सीएचओ करके बुक्स आती है वो पढ़ लीजिएगा, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। केवल आपको 3 महीने अपने स्टडी को देना है और सीएचओ बन जाना है। बाकी आज के लिए इतना ही, जो भी डिस्कशन होगा आगे अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट नंबर के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी आज के सारे क्वेश्चन उम्मीद करता हूं सबको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपका बिल्कुल डाउट क्लियर करवाया जाएगा। और इसी तरीके से जीवन एजुकेशन के साथ बने रहेगा। ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करके जाइएगा ताकि सभी को इसी तरीके से कंडीशन, सभी तरीके से इस तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। चलेगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्द ही। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।